चेक चेक चेक। नमस्कार मित्रों, नमस्कार। मेरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्रों से आग्रह है कि जो 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 कैमरे पे हैं वो ठीक है, लेकिन जो कैमरे के पीछे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि अगर बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। परम श्रद्धेय आदरणीय राजनाथ जी, हम सभी भली भांति आपसे परिचित हैं, फिर भी औपचारिकताओं के नाते आदरणीय राजनाथ जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। परम श्रद्धेय आदरणीय राजनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष रहे हैं और आपके ही नेतृत्व में एक पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बनी थी आपके अध्यक्षीय कार्यकाल में, और आज आप नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में गृह मंत्री हैं। और जिस पाकिस्तान के हौसले लगातार आप पस्त करते रहते हैं, एक समय था जब आतंकवादी या सीमा के उस पार से लगातार गोलियां चलती रहती थी और हमारे सिपाही दिल्ली की तरफ देखते रहते थे, और ये आपका ही क्षमता बल है, आपकी ही कार्यशैली है कि अब हमारे सैनिकों को दिल्ली की तरफ देखना नहीं पड़ता, वहां से गोली दागी जाती है और यहां से गोले तब तक दागे जाते हैं जब तक वो अपने बंकरों में नहीं छुप जाते। ऐसे हमारे यशस्वी है श्रीमान राजनाथ जी जो देश के गृह मंत्री हैं। आज हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वो प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो प्रेस वार्ता को संबोधित करें। और का हाल बात, सब ठीक ठाक हो? नहीं, बनारस में बहुत दिन के बाद आईली है ना। अरे नहीं नहीं, तोहन के रहते खराब कैसे हो जाए? मित्रों, लंबे अरसे के बाद मिल रहे हैं। मेरी तरफ से भी आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबको जानकारी है कि उत्तर प्रदेश मतदान के 5वें चरण को पूरा कर 6ठे चरण में प्रवेश कर चुका है। जितनी भी सार्वजनिक सभाएं हुई हैं और उसके अतिरिक्त भी जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उस आधार पर मैं विश्वास के साथ यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश परिवर्तन के रास्ते पर आगे बढ़ने की तैयारी नहीं कर रहा है, बल्कि तैयार हो चुका है। हम लोगों को पहले स्वयं एहसास नहीं था कि इतनी स्ट्रांग अंडर करंट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, जो अब देखने को मिल रही है। और यदि मैं कहूं कि एसपी कांग्रेस अलायंस और भारतीय बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से रिजेक्ट कर चुकी है, तो यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। जो उत्तर प्रदेश भारत की राजनीति की दशा और दिशा तय करता रहा और करता है, 15 वर्षों में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने उसे काफी पीछे छोड़ दिया है। और मैं उत्तर प्रदेश के सभी अपने भाइयों बहनों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है।
देश को यदि हम शिखर पर ले जाना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से इस उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण योगदान के बिना यह किसी भी सूरत में संभव नहीं है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री का भी और हमारी सरकार का भी यह संकल्प है कि हम उत्तर प्रदेश को केवल उत्तम प्रदेश नहीं बनाना चाहते, हम उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं। कल यहां के मुख्यमंत्री की एक प्रेस वार्ता थी, उसमें कहा पीएम अपनी रैली में काम बताएं। शायद हमारे यहां के मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी होगी भारत की व्यवस्था में संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अस्सी फीसदी से अधिक विकास कार्य जो कुछ भी करने की गुंजाइश रहती है वह राज्य सरकारों के माध्यम से ही रहती है। और उत्तर प्रदेश सरकार को इस हकीकत को नहीं भूलना चाहिए कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू हुआ करती थी उसका मात्र 32% स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलता था। पहली बार हमारी सरकार ने उसको बहुत ही हाई जंप दिया है और 32% से बढ़ाकर उसे 42% किया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में उत्तर प्रदेश को सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू का इतना बड़ा परसेंटेज आज तक कभी नहीं मिला है। आरोप लगाने के पहले बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। प्रदेश और देश की जनता राजनीतिक दृष्टि से अब काफी जागरूक हो चुकी है। आंखों में धूल झोंक कर राजनीतिक कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कुछ भी कर सकती थी और कुछ भी करेंगे, मैं उसकी जानकारी बहुत ही संक्षेप में दे देता हूं। जो आप ले सकें उसको ले सकते हैं। 52 लाख गरीब, पिछड़ी और दलित महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर बांटे गए। कैंसर, शुगर, दिल और ऐसी अन्य बीमारियों की महंगी दवाओं को जो गरीबों की पहुंच के बाहर थे, अब उनके दाम कई गुना कम कर दिए गए। और यह भी मैं जानकारी देना चाहता हूं, हृदय रोगियों के लिए एक मेजर अचीवमेंट जो स्टंट लगता था वह उनकी पहुंच के बाहर था। अब उसे बहुत ही एफोर्डेबल बना दिया है। सामान्य व्यक्ति भी अब स्टंट लगवा सकता है। लाख रुपए से ऊपर की कीमत थी। और उत्तर प्रदेश के ही जो 1464 गांव थे उसमें बिजली नहीं पहुंची थी। उनमें उसमें बिजली पहुंचाई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने और 9.05 लाख बिजली कनेक्शन भी दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत लोगों के अकाउंट्स खोले हैं। जिनके पास पैसा नहीं था उनका भी अकाउंट खोला है, जीरो बैलेंस अकाउंट।
छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना के तहत 20,000 करोड़ राशि का कम ब्याज दर पर दिया गया है और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार की व्यवस्था की गई है। और सिर्फ 12 रुपए के भुगतान पर 1 करोड़ 11 लाख लोगों का उत्तर प्रदेश में 2 लाख तक का बीमा किया गया है। मैं मुख्यमंत्री के पहले सवाल का ऐसा जवाब दे रहा हूं। 6,218 करोड़ की लागत से 865 किलोमीटर लंबे 8 मॉडर्न हाईवेज का निर्माण कराया गया। एक हाईवे नहीं जिस हाईवे की बराबर चर्चा की जाती है। और हाईवे की चर्चा करने के पहले मुख्यमंत्री जी को यह विचार करना चाहिए कि हिंदुस्तान में 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन हाईवेज के निर्माण का जो एक अभियान छेड़ा था वो हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही छेड़ा था। और आज भी अपने सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से नितिन गडकरी को मैं कह सकता हूं, प्रतिवर्ष 10,000 किलोमीटर हाईवेज का निर्माण करा रहे हैं। टारगेट हम लोगों का है कि 2017-18 में हम 25,000 किलोमीटर रोड्स पर ईयर बनवाएंगे। लखनऊ के मेट्रो की बहुत चर्चा की जाती है, लेकिन मित्रों आपको जानकारी देना चाहता हूं कि 80% कंट्रीब्यूशन यदि किसी का होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। गोरखपुर में यूरिया फैक्ट्री जो बंद पड़ी हुई थी उसका जीर्णोद्धार करके किसानों के लिए खाद और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और मुख्यमंत्री जी को यह भी बतलाना चाहता हूं कि 11,000 से अधिक स्कूलों में नए शौचालय बनवाए गए हैं। और इसी उत्तर प्रदेश में 4 लाख लोगों को अटल पेंशन दी गई है। भारत नहीं, सारी दुनिया के पॉलिटिकल एनालिस्ट इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि भारत में कंपैरेटिवली गुड गवर्नेंस देने वाली यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। और मैं उत्तर प्रदेश की जनता को यकीन दिलाना चाहता हूं, जो उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का हमारा स्वप्न है, किसी भी कीमत पर हम इस स्वप्न को साकार करेंगे। हमारा जो संकल्प पत्र है, जो सामान्यतया हर चुनाव में हर पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी होता है, वह हमारा संकल्प पत्र घोषणाओं का पिटारा नहीं है। वह हमारी प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। इतना ही नहीं, हमारे संकल्पों का ठोस दस्तावेज है। और यदि मैं कहूं कि 2.5-3 वर्षों के हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी इस हिंदुस्तान की एक क्रेडिबल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इमर्ज होकर आई है। विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर आई है। क्योंकि आप भी स्वीकार करेंगे कि भारत की राजनीति में नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण, उनके वर्ड्स और डीड्स दोनों में अंतर होने के कारण
भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास पहले की अपेक्षा कम हुआ था। यानी भारत की राजनीति में यह क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट पैदा हुआ था। गवर्नमेंट बनने के साथ ही हम लोगों ने इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है। गवर्नमेंट बनने के बाद हम लोगों ने अप्रेंटिसशिप करना प्रारंभ नहीं किया है। यहां के मुख्यमंत्री ने संभवतः कहा था कि मैं अप्रेंटिस हूं। यह भी उत्तर प्रदेश की जनता को यकीन दिलाना चाहता हूं, सिस्टम में हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, व्यवस्था में पारदर्शिता लाएंगे ताकि भ्रष्टाचार को काफी हद तक मिनिमाइज किया जा सके। भ्रष्टाचार ने सरकार के प्रति अविश्वास पैदा किया है, नेताओं के प्रति अविश्वास पैदा किया है। और मैं अपनी सार्वजनिक सभाओं में देख रहा हूं, इस भ्रष्टाचार के कारण नौजवानों के अंदर क्षोभ और आक्रोश बहुत ही जबरदस्त हमको देखने को मिल रहा है। और मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आश्चर्य होता है कि यह सरकार कैसे दावा करती है कि उन्होंने बहुत काम किया। कहते हैं काम बोलता है, बोल रहा है। अरे काम बोलता नहीं है, काम धरातल पर दिखना चाहिए। एक बीमारी का मैं हवाला देना चाहूंगा, जापानीज इंसेफेलाइटिस। बड़ी संख्या में लोगों की मौत होती है प्रतिवर्ष। और मैं आंकड़े भी देना चाहता हूं, 2016 में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के कारण उत्तर प्रदेश में 1277 मौतें हुई थी केवल 2016 में, जिसमें 615 केवल उत्तर प्रदेश के लोगों की थी। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश में यह विकास की बात बता रहा हूं जो दावा करते हैं, कितना खोखला है उनका दावा। 30 से अधिक चीनी मिलें पूर्वी उत्तर प्रदेश में थी, आज बामुश्किल 3 चल रही हैं। 15 वर्षों में इन लोगों के अचीवमेंट हैं यह सपा और बसपा के। रोजगार देने की बात तो बहुत दूर की है। मैं मऊ की चर्चा करना चाहूंगा। यह पूर्वांचल का मैनचेस्टर कहा जाता था, तबाह हो गया। उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई भी ठोस कदम इस सरकार ने नहीं उठाया, न इस सरकार ने न बसपा सरकार ने। चुनाव सभी जगह हैं, इसलिए मैं वहां की जनता को भी यह संदेश देना चाहता हूं कि इनका दावा कितना खोखलापन है। नदियों का कटान, गंगा घाघरा, उसकी जो एंसिलरी रिवर्स है, उसकी जो सहायक नदियां हैं, 5000 से ज्यादा गांव केवल कटान के कारण बर्बाद हो चुके हैं। और 1 लाख से अधिक परिवार अपना घर बार छोड़ने को पर मजबूर हो गए। यह विकास हो रहा है।
बहनों भाइयों, इस बार के चुनाव में मुझे लगता है कि भाषा पर जो नियंत्रण होना चाहिए, शब्दों का प्रयोग करते समय जो सावधानी बरती जानी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। प्रधानमंत्री के बारे में भी असंयत शब्दों का प्रयोग करना यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस हकीकत को भी समझना चाहिए, प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं होता, प्रधानमंत्री स्वयं में एक संस्था है। संस्था हो अथवा व्यवस्था हो, जहां हेल्दी डेमोक्रेसी रहती है, स्वस्थ लोकतंत्र रहता है, उसकी डिग्निटी किसी भी सूरत में लोअर डाउन न होने पाए, यह सभी को चिंता करनी चाहिए। इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूं और सिस्टम की भी बात मैं कर रहा हूं। हेल्दी डेमोक्रेसी में सबसे उम्मीद की जाती है, पक्ष हो प्रतिपक्ष हो, इसका ध्यान रखें। मैं तो सचमुच प्रधानमंत्री के बारे में जिस प्रकार के असंयत शब्दों का प्रयोग किया गया, मैं उससे बेहद आहत हूं। जनता भी आहत है। प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से पूरे एक ही दो सिस्टम में नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम में भी कैसे ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकती है, उस दिशा में भी पहल प्रारंभ की है। मेजर अचीवमेंट भारत का। मैंने कहा ना कि पॉलिटिक्स को लेकर एक क्राइसिस ऑफ जो क्रेडिबिलिटी जो पैदा हुई है, उसको जो चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है, तो उसमें एक चैलेंज यह भी था कि पॉलिटिकल सिस्टम में भी ट्रांसपेरेंसी चाहिए। पॉलिटिकल फंडिंग में 2000 रुपये के ऊपर देना है, चेक से दीजिए। और यह भी मुझे तो आश्चर्य हुआ, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस के युवा नेता को ये मैच्योर तक कह डाला और परिपक्व कह दिया। मैं तो नहीं जानता, क्योंकि नजदीक से बहुत काम करते हुए नहीं देखा है कि उस कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने सच कहा कि गलत कहा, मैं नहीं जानता। लेकिन वो नजदीक से देखती हैं, उनको अनुभवी नेता हैं, उनको उनका अनुमान सही होगा। क्यों? और यहां के मुख्यमंत्री की दावेदार भी थी वो। और हमारे यहां की समय के मुख्यमंत्री को अभी कब तक अप्रेंटिस के रूप में रहेंगे वो? अरे जल्दी से आप लोग सर्टिफिकेट वगैरह दीजिए कुछ। कह दीजिए वो सत्ता से हटे हैं, फिर उसके बाद जब अप्रेंटिसशिप उनकी पूरी हो जाए तो फिर कहें कि ठीक है, मैं कर लिया, नाउ आई एम वेल क्वालिफाइड। अब जनता हमको कंसीडर कर सकती है। अभी तक तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि भाई अप्रेंटिस कर रहा हूं, अभी मैं प्रदेश नहीं चला सकता। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत सारी चीजें छूटी हैं जो नहीं बोल पाया हूं। मैंने गंगा सफाई का अभियान, तो आप सब लोगों को जानकारी है कि यह अभियान हम लोगों ने प्रारंभ किया है। ठीक है। और गंगा की धारा अविरल होनी चाहिए, गंगा निर्मल होनी चाहिए।
एएनआई के गिरीश जी। जन सामान्य की आस्था, गंगा की श्रद्धा अटूट रहनी चाहिए। यह सब हमारी गंगा के प्रति प्रतिबद्धताएं हैं। गिरीश जी। नहीं, बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। नहीं, यहां पर गंगा घाट वगैरह जो थोड़ा बहुत काम हुआ है वो तो है ही अपनी जगह पर। सब होगा, चिंता मत करिए। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें कि स्टेट गवर्नमेंट का रोल होना आवश्यक है। स्टेट गवर्नमेंट न होने के कारण भी, चाहते हुए भी बहुत सारी चीजों को हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपको जानकारी होगी कि, एक मिनट प्लीज, जब भी किसी भी कंट्री में जहां पर फेडरल स्ट्रक्चर है, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट अफेयर्स में इंटरवीन करने की संभावनाएं बहुत ही कम रहती हैं। गिरीश जी एएनआई के जी, अब बताइए। एक मिनट, गिरीश जी का हो जाने दीजिए। गिरीश जी बोलिए। गिरीश जी आप हैं। मैंने नाम भी बतलाते रहिए, बहुत दिन हो गया यार। सर, एक सवाल है कि पिछले कुछ दिनों से आईएस के बढ़ती जा रही है। आईसिस। अभी गुजरात में 2 पकड़े गए। जी। केरल का एक आदमी मारा गया अफगानिस्तान में। तो क्या इससे रोक की कुछ? नहीं, उस पर पूरी तरह से हम नजर है हमारी, आप चिंता मत करिए, पूरी तरह से नजर है। और मैं ये बतला देना चाहता हूं कि आईसिस को, आईएस को किसी भी सूरत में भारत के लिए मेजर चैलेंज नहीं बनने देंगे। अमरनाथ अरे क्यों नाराज हैं आप मुझसे? नहीं, हम लोग तो पार्टी के सिपाही हैं। वैसे तो जो भी पार्टी करती है उसमें पार्टी का फैसला है, लेकिन जो कुछ भी करना होगा हम स्वयं लोग, मैं भी उसी पार्लियामेंट्री बोर्ड का पार्ट एंड पार्शल हूं, इसलिए बैठकर ही हम लोग जो करना होगा फैसला करेंगे। टिकट के संबंध में कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि नहीं दिया या किया वो किया। सामान्यतः होता ऐसा है कि जब भी कैंडिडेट्स के बारे में डिसीजंस होते हैं तो उसमें विनेबिलिटी लोग देखते हैं, और विनेबिलिटी के आधार पर शायद यदि कोई नहीं मिला होगा ऐसा, इस कारण शायद उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाए। लेकिन हमारी यह कोशिश होगी आगे भी कि उन वर्गों में से भी कुछ विनेबल लोग तैयार हों, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश नहीं, देश की राजनीति को जाति, पंथ, मजहब के आधार पर नहीं चलाना चाहते हैं, इंसाफ और इंसानियत के आधार पर चलाना चाहते हैं। और हमारा जो स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास, इसी को चरितार्थ करना चाहते हैं। अमरनाथ जी राष्ट्रीय सहारा। बोलिए अमरनाथ जी। जी, भाजपा की सरकार बनी, अयोध्या में राम मंदिर बनेगा या नहीं? जी। दूसरा सवाल है, भाजपा की सरकार बनने के बाद महिला आरक्षण बिल और 3 तलाक के मुद्दे पर भाजपा का क्या है? पहले राम जन्मभूमि, राम मंदिर के बारे में और 3 तलाक के बारे में मैं स्पष्ट कर दूं कि दोनों मामले सब जुडिस हैं, न्यायालय के विचाराधीन हैं, इसलिए इस संबंध में मैं कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि न्यायालय के, इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए हमें जजमेंट की प्रतीक्षा करनी चाहिए। महिला रिजर्वेशन का जहां तक सवाल है, मैं आप सबको जानकारी देना चाहता हूं कि वैसे भी होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी संभालने के बाद मैंने सभी मुख्यमंत्रियों को अपनी तरफ से एडवाइजरी भेजी है कि पुलिस फोर्स में भी 1/3 वह रिजर्वेशन महिलाओं का करें। और आप देश में जाकर देख सकते हैं, सभी राज्यों में महिला पुलिस का सिलेक्शन का सिलसिला प्रारंभ हुआ है, और पहले के कंपैरिजन में यह परसेंटेज महिलाओं का बढ़ा है। जी, गुंजन जी अमर उजाला। मनोज जी 1 मिनट रुक जाइए। मनोज जी, एक उनका क्वेश्चन हो जाने दीजिए। आप 1 मिनट रुक जाइए, गुंजन जी का हो जाने दीजिए, काफी देर से हाथ उठाए। हाँ बोले।
बोलिए गुंजन जी। बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, पूर्वांचल विकास बोर्ड तो बनाएंगे ही है, तो हम लोगों का संकल्प है, अपने संकल्प पत्र में भी कहा है। और ऐसा नहीं, पूर्वांचल विकास बोर्ड के लिए फंड एलोकेशन भी कई गुना बढ़ाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, पर्यटन की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश केवल भारत के ही लोगों में रहने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र न बने, बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने, यह हमारा प्रयत्न होगा। हाँ जी जी, इस समय में बहुत है, बहुत है जी। इस पर आप कैसे रोक लगाते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जरा इस पर भाई क्यों बातचीत हो रही? खुफिया विभाग भी इसमें फेल हो रहा है। नहीं, बस बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो ने खड़ा किया है। भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना। मैं पुलिस को ब्लेम नहीं करना चाहता हूं। मैं जानता हूं लोग चौंकेंगे इससे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैं मुख्यमंत्री के रूप में सरकार चला चुका हूं। मैं जानता हूं सब कुछ निर्भर करता है मुखिया के ऊपर, जो मुख्यमंत्री ऊपर बैठा है, उसकी नीयत कैसी है, उसकी कार्यशैली कैसी है, उसकी सोच कैसी है। उस पर पुलिस की फंक्शनिंग भी निर्भर करती है, क्योंकि मैंने देखा कि यही पुलिस है। आप जानते होंगे कि मुख्यमंत्री रहते हुए माओइज्म का इतना बड़ा संकट था, उसको चुटकी बजाकर मैंने समाप्त किया था। यही पुलिस थी, और यह पुलिस के अंदर दम है, हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर, कि यदि मुखिया के मंशा को वह ठीक तरीके से समझ जाए तो बड़े से बड़े अपराधी का कलेजा निकालकर जनता के हवाले कर सकता है। रामजस कॉलेज में लगातार बवाल बढ़ रहा है जी, और सावित्रीबाई फुले पुणे में भी बवाल धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्या कैसे रोक लगाई जा सकती है, कैसे कर दिया जाए? वैसे दिल्ली में रामजस कॉलेज में की घटना के बारे में मैंने पुलिस कमिश्नर से स्वयं बातचीत की है, और यह मैंने कहा है कि पूरी सावधानी बरती जाए, और कहीं पर भी किन्हीं छात्रों के साथ कुछ गड़बड़ी न हो, संयत तरीके से ही कदम उठाए जाएं स्थिति को संभालने के लिए। और मैं बराबर अपनी दिल्ली पुलिस कमिश्नर के कांटेक्ट में मैं रहा हूं। अमित सिंह जी, जी न्यूज। कौन? हो जाएगी, बहुत जल्दी होगी, घबरा मत। आए कहां हुआ सुभाष सिंह? बनारस जो है प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है। जी जी आप लोग पूरा यूपी में कंप्लेंट कर लिए, जी लेकिन बनारस में टिकटों के वितरण को लेकर के जो असंतोष लोगों में उत्पन्न हुआ था, जी जी क्या उसे आप लोगों ने समाप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली है? क्या बीजेपी यहाँ तीनों सीट सारे की जो है, या इसके अलावा और जो सीटें हैं उस पर तय सीटें जीतेगा? नहीं, यहां में पहले भी जो थे वो अच्छे लोग थे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन मैं वाराणसी का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं कि वाराणसी की जनता बराबर बड़े उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही अपने फैसले करती है, और बड़ा उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में परिवर्तन का। मंत्री जी, सेना भर्ती का पर्चा लीक हो गया है लगातार। इसलिए निश्चित रूप से वाराणसी की जनता सिंबल देखेगी। कौन सा सिंबल है? एक मिनट,
सिंबल देखेगी। और इस समय तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा, कांग्रेस, बसपा इन सब ने कीचड़ ही कीचड़ कर दिया है, और उसमें खिलने की गुंजाइश है तो कोई केवल और केवल कमल, कुछ नहीं खिलेगा। विनय सिंह जी, और मैं अपनी वाराणसी की जनता के प्रति, चूंकि हम भी यहीं के हैं, उस समय भी हम अपील कैले रही लोगों से कि हमारे प्रधानमंत्री यहां से नरेंद्र भाई मोदी उस समय प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्टेड रहे हैं, तो हम सबसे अपील कैले कि भाई ये हमार जिला है, मैं तने मजे में वोट दिया जाए ताकि ठीक ठाक मार्जिन रहे। हम आभार व्यक्त करे चाहते सभी अपने वाराणसी परिवार के लोगों के, प्रधानमंत्री जी के भारी मतन से जिताएगी यहां से भेजना। अरे 15 साल में भुला गए लोग ये लोग। कौन है आज दिनेश जी चिंता मत करिए। अरे हम जहां भी रह, जौने रूप में रह, बराबर बनारस उत्तर प्रदेश का ध्यान रखब, इतना ध्यान रखे। माननीय गृह मंत्री जी के नहीं, देखिए पूरे देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें जो बहुत सारे देश हैं, उनमें कई ऐसे देश हैं जिनमें कि आईसिस का चैलेंज एक मेजर चैलेंज बन गया है, लेकिन यह भारत में ऐसा नहीं है। और मैं ये बतला देना चाहता हूं, भारत में इसलिए भी नहीं है, एक कारण है, यह मुझे स्पष्ट करने में कोई ही शक नहीं है कि हमारे देश का, हमारे भारत का रहने वाला मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है, वह किसी भी सूरत में इस बात को पसंद नहीं करते कि आईसिस भारत के अंदर बन गए। माननीय गृह मंत्री जी की, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि मैं यह बात कह रहा हूं, बहुत सारे जिनके बच्चे आईसिस से प्रभावित हुए थे, जो रेडिकलाइज हुए थे, उनके गार्जियंस ने हमसे मिलकर यह रिक्वेस्ट की कि हमारा बच्चा भटक रहा है, इसको आप किसी तरीके से संभाल लीजिए। इसलिए मैं कहता हूं पहले मैं सरसंघचालक जी की बात को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, उसकी मंशा समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो हकदार हैं, जिनको मिलना चाहिए आरक्षण, उनको सही तरीके से मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, इसकी समीक्षा होती रहनी चाहिए। मैं समझता हूं इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। नहीं, आप किसी से भी पूछ लीजिए, सेंटर में गवर्नमेंट आने के बाद नक्सलिज्म 55% डाउन हुआ है। एक मिनट, आप रुक जाइए, जल्दबाजी मत कीजिए। अच्छा, जो एथनिक नस्ली, हाँ नस्ली है, मैं समझता हूं कि उसका कॉग्निजेंस अमेरिकन गवर्नमेंट ने लिया होगा और लेना भी चाहिए। और वहां की माइनॉरिटीज के अंदर जो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पहले था, वो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बना रहे, इसके लिए अमेरिकन गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश करेगी। लेकिन जिस इंजीनियर की हत्या हुई है, उसका कॉग्निजेंस तुरंत हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने लिया है। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेशी प्रवासियों की और जासूसों की संख्या इंडिया में बढ़ गई है, इस पे क्या आपका कहना है? बांग्लादेश के आने वालों की, हमारे बहुत फ्रेंडली रिलेशन है बांग्लादेश के साथ, बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन। हमारी फ्रेंडली कंट्री है बांग्लादेश, नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा, भूटान, ये सब हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं। वैसे अपनी फ्रेंडशिप तो अपने सभी पड़ोसियों से हम लोग चाहते हैं, लेकिन एक आध कोई भटक जाए तो फिर देखेंगे, समय के साथ होगा। बहुत अरे राम राम, अरे मैं रोज बोलता हूं। और पुनः मैं अपनी बात को दोहराना चाहता हूं, देश की सीमाओं की रक्षा और इस देश की आन बान शान की रक्षा के लिए मैं समस्त सेना के जवानों को और साथ ही सुरक्षा कर्मियों को बधाई देता हूं। पाकिस्तान में हिंदुओं को, विद्यार्थियों को लौटा दिया गया 2 दिन पहले ही कबीला समाप्त होने
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आज की पत्रकार वार्ता को माननीय गृह मंत्री जी को सादर आभार देते हुए, अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार करते हुए, आप सभी मीडिया के बंधुओं को हार्दिक धन्यवाद, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। यह पत्रकार वार्ता यहीं विराम दी जाती है। सायं 6:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी की पत्रकार वार्ता इसी सभागार में 6:30 बजे आहूत की गई है। आप सभी मीडिया के बंधुओं से निवेदन है कि 6:30 बजे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की पत्रकार वार्ता का समाचार